चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट रह गया था, है ना। इजी है, थोड़े 2-4 स्ट्रक्चर याद रखते होंगे, बाकी अपना काम बन जाएगा। बायोमोलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट रह गया था, तो वो आज कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान से, छोटी छोटी चीजें हैं, 2-4 बातें उसको समझ लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड में आपको पता है कि कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, सेल है। अगर कोई सेल है तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। पता ही है सबको, है ना। क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स का जो छोटा पार्ट होता है उसको बोलते हैं जीन। क्रोमोसोम्स ये जो बने हुए होते हैं, ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड हम लोगों को दो तरीके के पढ़ने हैं। न्यूक्लिक एसिड हम लोगों को दो तरीके के पढ़ने हैं। इनको हम लोग हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब समझते हैं, जो पेरेंट जनरेशन से डॉटर जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम करे। पेरेंट जनरेशन से डॉटर जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। उन मटेरियल्स को हम क्या कह सकते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल्स। क्लियर है बात। ये जो हेरिडिटरी मटेरियल्स हैं, ये आपके दो तरीके के पढ़ने वाले हैं हम लोग। एक को बोलते हैं डीएनए और एक को बोलते हैं आरएनए। डीएनए जहां पे भी प्रेजेंट होगा वो हेरिडिटरी मटेरियल की तरह ही प्रेजेंट होगा। आरएनए कहीं कहीं पे हेरिडिटरी मटेरियल की तरह काम करता है और कहीं कहीं पे अदर फंक्शंस करता है। डीएनए हमेशा कैसे काम करेगा, ऑलवेज एक्ट एज हेरिडिटरी मटेरियल। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम करेगा डीएनए। आरएनए कई कई जगह पे दूसरे फंक्शंस भी करता है और कुछ जगह पे हेरिडिटरी मटेरियल की तरह भी काम करता है। कुछ प्लेसेस पे, प्लेसेस नहीं बोलेंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स में हेरिडिटरी मटेरियल की तरह कौन काम करता है, आरएनए। इन सम ऑर्गेनिजम्स RNA act as hereditary material. वो सम कौन है, वो सम ऑर्गेनिजम्स हैं आपके प्लांट वायरसेस। प्लांट वायरसेस में हेरिडिटरी मटेरियल की तरह आरएनए काम करता है। और डीएनए अगर कहीं पे भी प्रेजेंट है तो वो कैसे काम करेगा, हमेशा हेरिडिटरी मटेरियल की तरह। आरएनए के और भी काम होते हैं, जैसे आरएनए जो है आपका टीआरएनए होता है, बायो में आपने पढ़ा होगा कहीं। एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने। टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ये जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेज देता है, कौन सी प्रोटीन बनने वाली है, एमिनो एसिड कौन सा आएगा, किसके बाद कौन सा अटैच होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। आर को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए।
तो बेसिकली हम लोगों को डीएनए और आरएनए कैसे बने होते हैं इनकी बात करनी है, कौन कौन से इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये बात करनी। कई बार पहले तो क्वेश्चंस डीएनए और आरएनए के डिफरेंस से ही आ जाते थे, अब आजकल हो सकता है कि अब आजकल बेसिस से क्वेश्चन दे देते तो स्ट्रक्चर वगैरह इसलिए याद करना पड़ता है। लास्ट ईयर के जेईई मेंस के पेपर में स्ट्रक्चर लास्ट ईयर के पेपर में स्ट्रक्चर दे दिया था, इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट बन गए थे, क्योंकि 5 बेसिस होते हैं उनसे मिलके आरएनए और डीएनए बनते हैं, तो उन बेसिस के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन दे दिया था। इस साल जो है आपका लास्ट जो ईयर था उसमें स्ट्रक्चर बना के क्वेश्चन पूछे थे, से कोई बेस बना दिया, उसमें स्ट्रक्चर में पूछ लिया कितने कायरल कार्बन है, क्या चीजें, उससे रिलेटेड चीजें पूछ ली। तो अगर स्ट्रक्चर बना के दे देते क्वेश्चन विल बी इजी, स्ट्रक्चर अगर नहीं देते हैं आपको क्वेश्चन पूछ लेते तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। हो गया। अब देखिए डीएनए की बात अगर करो तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की अगर बात करेंगे तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों के दोनों जो हैं दोनों के दोनों जो है इसमें पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है, इसमें भी पेंटोज शुगर प्रेजेंट है और इसमें भी पेंटोज शुगर प्रेजेंट है। पेंटोज का क्या मतलब है तो अर्षित बताइए, पेंटोज शुगर का क्या मतलब है? पेंटोज शुगर का क्या मतलब है? अथर्व श्रीवास्तव, हैं? पेंटोज, हेक्सोजेस, टेट्रोजेस, ये बताया था ना। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, पेंटोज हो गया है ना। 6 कार्बन है, हेक्सोज हो गया। ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या होते हैं? हेक्सोज होते हैं। तो यहाँ पे पेंटोज शुगर है, इसमें जो शुगर है उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज। शुगर का क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और आरएनए में जो पेंटोज शुगर है, नाम से ही शुगर का नाम निकल जाता है राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज शुगर। शुगर का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं हम लोग। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। बनाए। पांच कार्बन की शुगर बनानी है, ये पॉइंट नोट कर लिया, ये फर्स्ट पॉइंट था। पहले ऐसे 5 कार्बन का ऐसा डब्बा बना लीजिए। याद करना है ना अपने को राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों का स्ट्रक्चर, है ना। अब देखिए पहले कार्बन पे बनाते हैं OHH। पहले हम लोग बना रहे हैं डीएनए की बना रहे हैं ना, तो डीएनए की बना लेते हैं। इस कार्बन पे OHH, इस कार्बन पे HH, यहाँ पे ऊपर CH2OH बनेगा, एक ऊपर की तरफ CH2OH बनेगा, H बनेगा,
HOH बनेगा। ये शुगर है डीऑक्सीराइबोज, डीएनए की शुगर है डीऑक्सीराइबोज। अब डीऑक्सीराइबोज और राइबोज के स्ट्रक्चर में बहुत जरा सा डिफरेंस है। सेकंड नंबर की जो पोजीशन है, कार्बन मेंशन करती हूं मैं, देखिए ध्यान से, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। जो ये दूसरा कार्बन है ना, इसी पे डिफरेंस आएगा राइबोज में। राइबोज में यहाँ पे दूसरे कार्बन पे डिफरेंस आएगा। दूसरे कार्बन पे यहाँ पे है दोनों पोजीशन पे HH, राइबोज में दूसरे कार्बन पे एक होगा H और दूसरा होगा OH, है ना। इतना ही डिफरेंस करना है, मतलब इस पे सेम है OH H, इस पे आप ले लीजिए OH H, इस पे सेम है H OH, इस पे भी सेम है CH2OH और तो किस कार्बन पे डिफरेंस आया? सेकंड वाले पे। बना लीजिए जल्दी से, केवल सेकंड कार्बन पे डिफरेंस आना है। HOH HOH OHH, जी वहां से O हटा दीजिए। ये थी राइबोज शुगर। इस राइबोज शुगर में से यहाँ का ऑक्सीजन हट गया, यहाँ पे केवल H आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया? डीऑक्सीराइबोज। तो ध्यान रख लेंगे आप लोग स्ट्रक्चर। राइबोज में क्या है? 5 ये वाला बनाना है, ऊपर CH2OH, यहाँ H, उधर भी CH2OH H, यहाँ पे ध्यान रखिए OHH HOH HOH और फिर उसके बाद इधर OH था तो इधर क्या आ गया? H आ गया अपोजिट में। अब सेकंड वाले कार्बन पे क्या करना है? जहां पे यहाँ OH था वहां से ऑक्सीजन हटा दीजिए, सेकंड पोजीशन पे दोनों HH लगा दीजिए, तो कौन सी शुगर बन गई? डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है और आरएनए में कौन सी शुगर है? राइबोज। कोई ऑक्सीजन निकाल दिया ना वो वाला, हाँ इसलिए नाम दे दिया। ठीक है, ये है आपका बीटा फॉर्म है, ये इसका बीटा डीऑक्सीराइबोज, और ये है बीटा डी राइबोज। ये डी और बीटा ये सब का मतलब तो समझते हैं ना। क्लियर है बात इतनी? ये स्लाइड नोट हो गई तो बोलिए ऑनलाइन हो गई। टू पोजीशन है ना, टू पोजीशन है इसलिए। वियान कह रहे हैं कि एनसीईआरटी में यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है ना। 2 क्यों लिखा है? सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन को हटाया गया, डी का मतलब निकलना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। डीएनए या आरएनए दोनों ही जो है ये एक कह सकते हो आप पॉलीमर है।
तो अगर पॉलीमर है तो इसका मोनोमर क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं कि अमीनो एसिड से मिलके क्या बन रहा है, पेप्टाइड की चेन बन रही है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन को हम प्रोटीन बोलते हैं। मतलब कई सारे पेप्टाइड मिलकर के क्या बना लेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। किसी भी चीज के सामने अगर पॉली वर्ड लगा दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया, पॉलीमर है वो, है ना, मोनोमर यूनिट होगी। तो इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है, मोनोमर यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड। मोनोमर यूनिट क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड। और ये जो पॉलीमर है, इस पॉलीमर को हम लोग नाम दे सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए आरएनए दोनों को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। जैसे प्रोटीन को आप पॉलीपेप्टाइड कह सकते हो, वैसे ही आप डीएनए आरएनए को क्या कह सकते हो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये इसका मोनोमर यूनिट है। क्लियर है? ये न्यूक्लियोटाइड अब कैसे, हाँ बोलिए। हम जो अभी आपने पढ़ाया था ये हाँ, तो हम ये फिर डीएनए और आरएनए अभी इसमें स्ट्रक्चर बता रहे हैं ना, शुगर इसमें न्यूक्लियोटाइड पे आ रहे हैं। ये पॉइंट नंबर 3 था, 4 था, 4th पॉइंट पे आ जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड देखिए कैसे बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड की अगर हम लोग बात करें, न्यूक्लियोटाइड की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से। न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से। न्यूक्लियोसाइड जो बना होता है वो बना होता है पेंटोज, ये जो दोनों शुगर है उनमें से कोई भी शुगर होगी, पेंटोज शुगर जो ली है हमने वो, और कुछ नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस को मिलाकर के अगर आप देखोगे तो उसको बोलोगे न्यूक्लियोसाइड। उसमें अगर फॉस्फेट भी जुड़ जाएगा तो उसको आप बोल दोगे न्यूक्लियोटाइड। मतलब फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, तीनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। केवल शुगर और बेस को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोसाइड। कोई समस्या? बोलिए। नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये। तो क्या क्या जोड़ दिया हमने न्यूक्लियोटाइड में? अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करो तो हमने बोला शुगर हो गई, शुगर को अगर एस से डिनोट कर लो, नाइट्रोजनस बेस हो गए बी से डिनोट कर लो, और फॉस्फेट हो गया अगर पी से डिनोट। शुगर बेस प्लस फॉस्फेट इनको मिला के क्या बोल दिया, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड बोलना है तो क्या बोलेंगे, शुगर प्लस बेस। शुगर आपने को देखने को मिलेगी, अगर डीएनए का स्ट्रक्चर है तो डीऑक्सीराइबोस, अगर आरएनए का स्ट्रक्चर है तो राइबोस। दो ही तरीके के शुगर का ऑप्शन है, एक डीऑक्सीराइबोस है और दूसरी कौन सी है, राइबोस। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसिस पे, कौन कौन से बेसिस हमको देखने को मिलेंगे।
शुगर में दो ही शुगर मिलेगी, डीऑक्सीराइबोस अगर स्ट्रक्चर है डीएनए का, और दूसरी क्या मिल सकती है, राइबोस अगर स्ट्रक्चर है आर। बेसिस कौन कौन से मिल सकते हैं? बेसिस की दो कैटेगरी है, एक को बोलते हैं प्यूरीन और दूसरे को बोलते हैं पिरिमिडीन्स। एक है प्यूरीन बेस और दूसरा है आपका पिरिमिडीन। प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। ये प्यूरीन एंड पिरिमिडीन में कौन कौन से हैं? इनकी तो डिटेल ही नहीं दी है। प्यूरीन में देखिए कौन कौन से, एक है एडिनिन और एक है ग्वानिन। एडिनिन एंड ग्वानिन प्यूरीन में दो आते हैं और पिरिमिडीन्स में तीन हैं, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। पांच ही बेस देखने को मिलेंगे अपने को, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। प्यूरीन में दो हैं, ए और जी। शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ए और जी। साइटोसिन को शॉर्ट में लिखेंगे सी, थाइमिन को लिखेंगे टी, यूरेसिल को लिखेंगे यू। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4 था, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये सारे बेसिस डीएनए और एनएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं? नहीं। क्या बताएंगे आप? अगर स्ट्रक्चर डीएनए का है तो एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, और एक और कौन सा बताया? थाइमिन नहीं है, हाँ थाइमिन होगा। ये चार होंगे अगर डीएनए का स्ट्रक्चर, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। और अगर स्ट्रक्चर है आपका आरएनए का, तो आरएनए में क्या आ जाता है? एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, थाइमिन की जगह यूरेसिल। इसका मतलब अगर हम बोले कि दोनों में कौन से कॉमन बेसिस हैं, तो ए जी सी बोल सकते हैं, और डिफरेंट बेसिस कौन कौन से हो गए? थाइमिन और यूरेसिल। क्लियर है बात? स्ट्रक्चर में ध्यान रखिए जरा सा, अभी पूरा स्ट्रक्चर भी बना के दिखाते हैं। स्ट्रक्चर में, डीएनए के स्ट्रक्चर में ए से जुड़ता है टी, ए से जुड़ता है टी, और टी से याद रखिए 2, इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो ए से जुड़ेगा टी, एडेनिन से कौन जुड़ता है? थाइमिन, और बॉन्ड कैसा होता है इनके बीच में? डबल। जी से जुड़ता है सी, कितना बॉन्ड होगा इसके बीच में? ट्रिपल। जी से जुड़ेगा सी। स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा ए से जुड़ता हुआ टी, जी से जुड़ता हुआ
सी, ऐसा भी दिख सकता है। टी पहले दिखाई दे, आप इधर से देख रहे हो तो टी पहले दिखाई दे, इधर ए दिखे, मतलब टी के अपोजिट में ए के अपोजिट में टी दिखेगा। ये डीएनए में दिखेगा। और आरएनए में थाइमीन की जगह पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल, यानी कि यहां पे यू आ जाएगा। जी और सी का कॉम्बिनेशन तो वही है। क्लियर है बात? अच्छा, इसको एक बार के लिए सुनो, इसको भूल जाओ, यहाँ कॉम्बो की बात ही नहीं, यहाँ दूसरी चीज। आरएनए में तो कॉम्बो की बात ही नहीं। चलो अब स्ट्रक्चर पे बात की जाए। इसको लिखना है, डीएनए को तो लिखना। स्ट्रक्चर की बात करें अब, देखो ध्यान से देखो, डीएनए के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर को बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था वॉटसन एंड क्रिक, साइंटिस्ट है, नोबेल वगैरह इनको मिला हुआ है ना, नोबेल प्राइज मिला इनको। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड। इसका मतलब समझाते हैं डबल और सिंगल। डबल और सिंगल स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? पहले सिंपल वे में समझो, फिर उसके बाद आपको ऐसे जुड़ा होगा। देखो अगर आरएनए लेते हो, ध्यान से देखो, आरएनए लेते हो तो कैसे जुड़ता है, ध्यान से। बी फॉर बेस बता रहे, एस फॉर शुगर है, और पी फॉर फॉस्फेट। फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है बीच में। अगर आरएनए का स्ट्रक्चर है तो देखो कैसे जुड़ेगा, पेंटोज शुगर होगी, उससे बेस जुड़ा हुआ होगा, और यहां पे होगा फॉस्फेट, ठीक। फिर इधर से शुगर होगी, बेस होगा, यहां पे होगा फॉस्फेट। फिर इधर से शुगर होगी, बेस होगा यहाँ पे, और नीचे इस तरीके से कंटिन्यूअसली जुड़ते जाएंगे। सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब है बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, फिर नीचे आएगा बेस शुगर फॉस्फेट। इस तरीके से एक पूरा एक स्ट्रैंड तैयार होगा। ये किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? आरएनए की। आरएनए की बात कर रहे हो तो शुगर क्या होगी? राइबोस हमेशा। बेस क्या हो सकता है? बेस की जगह पे क्या हो सकता है? एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, और क्या हो सकता है? यूरेसिल। कहीं पे मान लो ए आ रहा है, कहीं पे जी आ रहा है, कहीं पे सी आ रहा है, कहीं पे यू आ रहा है।
रिपीट भी होते हैं। बात समझ आ रही है कुछ या नहीं आ रही? आरएनए का स्ट्रक्चर ऐसे, अब डीएनए का समझते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर है आपका डबल हेलिकल। डबल हेलिकल का क्या मतलब है? देखो, जैसे एक स्ट्रैंड आरएनए के लिए हमने बोला एक सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए के लिए एक स्ट्रैंड इधर है और एक स्ट्रैंड, एक ये स्ट्रैंड है एक ये स्ट्रैंड है, ये आपस में जुड़े हुए। किस बॉन्ड से जुड़ेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। एक स्ट्रैंड मान लो ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है, ये दोनों क्या होंगे? आपस में जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे डीएनए आरएनए का ये एक स्ट्रैंड था, उसी तरीके से डीएनए में इसके सामने भी एक स्ट्रैंड होगा, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ करके एक स्ट्रैंड ये और एक स्ट्रैंड ये, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? डीएनए। ठीक है। और ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से हेलिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये हेलिक्स। कैसे कैसे जुड़े होंगे जोड़ के दिखाते हैं आपको। जैसे अभी हमने क्या बोला था आपको? शुगर है, इधर बेस है, बेस मान लो एडेनिन। ठीक, यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने? फॉस्फेट। फिर यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे मान लो तुमने जोड़ दिया ग्वानिन। फिर आपका क्या होगा? यहाँ पे फॉस्फेट है, शुगर है, यहाँ पे आपने साइटोसिन जोड़ दिया। फिर यहाँ पे क्या होगा? आप जोड़ दो थाइमिन। यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका? फॉस्फेट। देख पा रहे हैं? ये बन गया एक स्ट्रैंड। अगर ये स्ट्रैंड है, थाइमिन की जगह यूरेसिल कर दो तो इसको आरएनए बोल दोगे। अब क्या होगा? एडेनिन के सामने मैंने किसको बताया था जोड़ने को? हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन को। जी के सामने कौन जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन। सी के सामने किसको जोड़ना है? ऑनलाइन बच्चों बात क्लियर हो रही है? थाइमिन के सामने किसको जोड़ना है? एडेनिन। ए और टी के बीच में 2 बॉन्ड, जी और सी के बीच में हमेशा क्या होगा? 3 बॉन्ड। ऐसे ही इधर भी शुगर आ जाएगी, इधर भी शुगर आ जाएगी, इधर भी शुगर आ जाएगी, इधर भी शुगर आ जाएगी। बीच में ज्वाइन किससे होंगे? ये फॉस्फेट। बात क्लियर है? ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बन गया। कोई समस्या? डीएनए में ए के सामने हमेशा टी आएगा, जी के सामने हमेशा क्या आएगा? सी। ए और टी के बीच में टी से याद रखिए 2 बॉन्ड बनाने हैं, जी और सी के बीच में कैसे बॉन्ड बनाने हैं? 3। क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बना के दिया, अगर उसमें यूरेसिल दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर विल बी आरएनए। क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बना के दिया, अगर सिंगल स्टैंडर्ड दिख रहा है आरएनए, डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है तो क्या बनेगा? डीएनए।
उसमें तो सिंगल स्ट्रैंड है, तो हेलिक्स वगैरह बनने का कोई चांस नहीं है, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं वो ऐसे, तो आपको स्ट्रक्चर के सीधे ऐसे दिखाए गए, कैसे होते हैं, डबल हेलिकल होते हैं, है ना, इस तरीके से हेलिक्स के फॉर्म में। अगर हम लोग हेलिक्स की बात करें तो ध्यान से देखो, किस तरीके से हेलिक्स होता है। अगर हम लोग बात करें, ऐसे ले लो अगर, तो इसमें पूरे में 10 बेस पेयर्स, इतने में कितने बेस पेयर्स होते हैं, और इनकी पूरी जो ये लंबाई होती है इतनी, ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यानी कि अगर दो के बीच की डिस्टेंस बोलोगे तो वो आती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी आती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर ये पूरी हेलिक्स की चौड़ाई देखो तो इसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर ऑफ हेलिक्स। डीएनए के हेलिक्स का डायामीटर ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। अगर आपसे आधा पूछा जाए, इतना पूछा जाए, हाफ, तो इसको रेडियस कह सकते हो। ये कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कोई समस्या हो तो बोलिए। बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे, बेस शुगर से जुड़ेंगे, शुगर फिर जाके किससे जुड़ेगी, फॉस्फोरिक एसिड से, फॉस्फो। कोई समस्या? नोट हो गया सबका? ये जो आपके हेलिक्स हैं डीएनए के, इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों जो हेलिक्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है एक को दूसरा क्या करता है, पूरा करता है। अगर एक है तो डीएनए नहीं बन सकता, दोनों स्ट्रैंड होंगे तो ही क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और डीएनए का एक हेलिक्स अगर इधर है और दूसरा इधर है, एक का इधर 3rd कार्बन फ्री है और एक का 5th कार्बन फ्री है, तो इसको हम बोलते हैं 3 एंड 5 एंड। एक हेलिक्स को हम बोलते हैं 3 एंड 5 एंड। एक का 3, अगर ये बहुत सारे हजारों की संख्या में आपस में जुड़े होंगे, एक को अगर 3 एंड बोलोगे तो दूसरे को इधर 5 एंड, 3 एंड 5 एंड बोलोगे। तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री होगी ना, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा, इसका इधर 5 फ्री होगा और इधर 3 फ्री होगा। यानी जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो 5 एंड 3 एंड होगा। लिख लीजिए, एक अगर 3 एंड है, 5 एंड है, तो दूसरा कैसा होगा, 5 एंड 3 एंड। डैश करके लिखते हैं इसको, एंड टू। एंड का मतलब स्ट्रक्चर से अभी दिखाते हैं किसका कौन सा कार्बन फ्री है। जैसे मान लो, यहाँ पे देखो, इसमें देखो, यहाँ पे जैसे मान लो ये शुगर है ना, अब यहाँ से डीएनए का स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, पहला शुगर ये है, ठीक, पहला मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ 5वां कार्बन आ रहा है, ऊपर की तरफ, तो नीचे जो शुगर आएगी ना, डीएनए के सबसे लास्ट में जो स्ट्रक्चर में आएगी, यहाँ पे 3rd कार्बन। और इसी तरीके से इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इस शुगर का यहाँ पे 3rd कार्बन पड़ेगा फ्री में, फ्री एंड पे,
और इधर आएगा फिफ्थ का फ्री एंड। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो इसका फिफ्थ कार्बन ऊपर की तरफ फ्री होगा, इधर थर्ड कार्बन। भाई चेन है, मान लो हमने बोला 1000 की चेन है, 1000 न्यूक्लियोटाइड है इसमें, तो एक पहला होगा और एक 1000 तो होगा ना लास्ट वाला। तो यहाँ पे अगर 5 एंड फ्री है तो नीचे कौन सा एंड फ्री होगा, कौन सा कार्बन 3। यहाँ पे अगर 5 है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसमें यहाँ पे कौन सा एंड फ्री होगा 3, और यहाँ पे कौन सा एंड फ्री होगा 5। इसको बोलते हैं 5 एंड 3 एंड, इसको पढ़ेंगे हम लोग 3 एंड 5 एंड। दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है? 2 पॉइंट और बता देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब देखो ध्यान से, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए के सामने टी, जी के सामने सी आ रहा है, ठीक है। जैसे हमसे बोला गया कि डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है और उस डीएनए के स्ट्रक्चर में 2000 जो है वो क्या है आपके बेस है, 2000 क्या है बेस है। तो 2000 अगर बेस है आपके, तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो ना कि एक स्ट्रैंड में 1000 होंगे और दूसरे स्ट्रैंड में 1000 होंगे, क्योंकि आपके इधर ए के साथ एक बेस जुड़ रहा है, दूसरे के साथ दूसरा, एक के सामने दूसरा ही है। यानी अगर टोटल डीएनए के स्ट्रक्चर में 2000 बेसेस हैं तो 1000 एक स्ट्रैंड में होगा और 1000 एक स्ट्रैंड में होगा। या आपको एक स्ट्रैंड के बेसिस का नंबर दिया जाए तो आप दूसरे स्ट्रैंड के बेसिस को भी बता सकते हो। जितने बेसिस हैं उतनी शुगर भी जुड़ी हुई है। देखो शुगर मॉलिक्यूल भी ए के साथ एक शुगर, जी के साथ एक शुगर, जितने आपके बेसिस हैं उतने ही शुगर भी अटैच है। देख पा रहे हैं आप लोग? तो उतने ही शुगर भी अटैच है, यानी कि जितना बेस का नंबर होगा उतना ही शुगर का नंबर होगा। तो यानी अगर बोला जाए बेस का नंबर तो वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, शुगर मॉलिक्यूल का टोटल में। वन स्ट्रैंड में क्या होगा, हाफ होगा बेस, पता ही है अगर टोटल में 2000 है तो एक स्ट्रैंड में 1000। देखो डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड में एक बेस है तो उसके सामने दूसरा बेस जुड़ रहा है। अगर टोटल कोई बोला आपसे क्वेश्चन में कि डीएनए के स्ट्रक्चर में 500 बेसेस यूज हुए हैं, तो क्या आप सोचते हो कि एक स्ट्रैंड में कितने बेसेस होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है 250 आपस में आमने सामने जुड़ेंगे तभी तो 500 बनेंगे टोटल। तो एक स्ट्रैंड में 250 होंगे, अगले स्ट्रैंड में 250 होंगे, और शुगर भी कितनी हो जाएगी, इस 250 से इधर 250 शुगर जुड़ी होगी और इधर 250 से इधर 250 शुगर जुड़ी होगी। तो शुगर का नंबर भी 500 हो जाएगा टोटल में, और आपका बेस का नंबर भी 500 हो जाएगा। सिंगल में पूछेंगे तो हाफ कर देंगे, शुगर भी हाफ हो जाएगी और बेसिस भी हाफ हो जाएंगे। दोनों स्टैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बोले जाते हैं। एक अगर 5 एंड 3 एंड है तो दूसरा 3 एंड 5 एंड होगा। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, एक हेलिक्स दूसरे हेलिक्स के ऊपर इस तरीके से रैप्ड रहता है, हेलिक्स की का स्ट्रक्चर बनाता है। यही स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने आपको सजेस्ट किया था, यही बनाया था उन्होंने। कुछ सपने में सांप सीढ़ी ऐसा कुछ देखा था और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है हाँ, तो जैसे अगर अपन टोटल में देखें तो एक बेस पे 2 शुगर कहाँ जुड़ रही है? एक बेस पे तो एक ही शुगर जुड़ रही है। हाँ, दोनों पे तो हो जाएगा। बात समझ आई क्या? कोई समस्या? छोटे छोटे 2 टर्म है, समझ लो। फिर क्लास ऑफ करेंगे। आपकी डुप्लीकेशन
और एक होता है क्या बोलते हैं उसको, डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन एक ही बात है। डुप्लीकेशन का मतलब होता है वैसा ही दूसरा डीएनए बनना। एक डीएनए है उसी तरीके का क्या हो गया, दूसरा बन गया, उसकी कॉपी बन गया, है ना, कॉपी डीएनए बने। कैसे बनता है डुप्लीकेशन देख लो, सिंपल वे में समझा देते हैं उसको। ये मान लो एक डीएनए का हेलिक्स है, ठीक, ये वाला है 3 and 5, ये वाला है 5 and 3, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इसलिए अपोजिट होंगे। डुप्लीकेशन के प्रोसेस में होता क्या है, पहले ये हेलिक्स जो होगा ना खुलेगा, दोनों हेलिक्स सेपरेट आउट हो जाएंगे, खुलेंगे, दोनों हेलिक्स अलग हो जाएंगे, अलग होंगे तो जैसे ये 3 and 5 एंड है ना, ये 3 and 5 एंड इधर हो गया, और ये वाला क्या हो गया 5 and 3 एंड इधर हो गया। पहले क्या होगा, ओपन अप होगा, हेलिक्स खुलेगा, डुप्लीकेशन जब होना है उस डीएनए से दूसरा वैसा ही डीएनए बनना है तो क्या होगा, हेलिक्स पहले खुलेगा, जैसे खुलेगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ और फैक्टर्स काम करेंगे और इसके सामने नया हेलिक्स बनेगा और इसके सामने नया हेलिक्स बनेगा। ये जो नए हेलिक्स बनेंगे ये 3 and 5 एंड है ना, तो इसके सामने एक नया हेलिक्स बनेगा 5 and 3 एंड, ये नया बन जाएगा। और इसके सामने कैसा बनेगा आपका, दूसरा नया हेलिक्स बन जाएगा 3 and 5। ये 3 and 5 एंड था, इसके सामने 5 and 3 एंड था, ये ओरिजिनल वाले थे दोनों। अब ये ओरिजिनल से एक एक नए बन गए और एक डीएनए से क्या बन गया, दूसरा डीएनए बन गया, और दोनों एक दूसरे की क्या है, कॉपी। बात समझ में आई क्या, कुछ मोटी मोटी, इससे ज्यादा बायोलॉजी आपको नहीं पढ़नी है, मतलब इससे ज्यादा डिटेल बायो है, अपने को इससे ज्यादा नहीं लेना, जितने में अपना काम बन जाए उतना ही काम करना। डुप्लीकेशन में क्या होगा, डबल हेलिक्स खुलेगा और खुलने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो नया बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड प्रिपेयर होगा और एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे। ओके, बात एनसीईआरटी लाएं दीजिए, अपने पास भी तो खुली हुई थी तो। अब थोड़ा सा देख लीजिए इसको जरा, एनसीईआरटी को, न्यूक्लिक एसिड बेसिक क्या चीज है। अच्छा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ना है ना। अब ये वॉटसन एंड क्रिक का क्या क्या इन्होंने बायो में योगदान दिया, नाम वाम थोड़ा सा याद रखना है, मर्जी होती है इन लोग की, पूछ ले, है ना। फिर केमिकल कंपोजिशन में इन्होंने बीटा डी राइबोज और बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर वो याद होना चाहिए अपने को। फिर उसके बाद देखिए ये जो मैं बात कर रही थी स्ट्रक्चर से आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं, एडेनिन का क्या स्ट्रक्चर है, ग्वानिन का क्या है, साइटोसिन का क्या है, थाइमिन का क्या है, यूरेसिल का क्या है। अब इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे आपसे, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा था, जैसे इन्होंने बोल दिया एडेनिन में कितने सेकेंडरी एमीन ग्रुप हैं, कितने सेकेंडरी एमीन ग्रुप हैं, तो NH देखिए एक ये दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, और प्राइमरी एमीन ग्रुप बोलेंगे तो NH2 एक ही दिख रहा है, देख पा रहे हैं, NH NH2 को हाईलाइट करके बनाया गया। यहाँ सेकेंडरी एमीन देखिए एक, NH2 एक, CONH बॉन्ड दिखाई दे रहा है, CONH बॉन्ड कौन सा होता है, एमाइड बॉन्ड। यहाँ पे अगर देखो आप तो CONH बॉन्ड, NH2 N और NH सेकेंडरी एमीन साइटोसिन में नहीं दिखाई दे रहा है। थाइमिन की बात अगर करो तो CONH दिख रहा है, CONH दिख रहा है,
सेकेंडरी एमीन और प्राइमरी एमीन ग्रुप कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे अगर स्ट्रक्चर ना भी याद हो तो पॉइंट पॉइंट में याद रखें किसमें सेकेंडरी एमीन है, किसमें प्राइमरी एमीन है, किसमें सेकेंडरी एमीन प्राइमरी एमीन नहीं है। जैसे इस स्ट्रक्चर को देखो, अगर कौन से थाइमीन को देखो तो थाइमीन में CONH बॉन्ड 2 हैं लगातार, CONH 2 हैं। साइटोसिन में CONH एक बॉन्ड है, CONH है ना, NH2 एक बॉन्ड है। यूरेसिल की अगर बात करो तो CONH है, CONH है। यूरेसिल और थाइमिन दोनों में क्या है, 2 आपके CONH बॉन्ड है। दोनों के बेसिक स्ट्रक्चर, थाइमिन और यूरेसिल के बेसिक स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस देखो तो केवल एक ही डिफरेंस आपको दिखाई देता है। क्या है वो डिफरेंस, बोलिए जल्दी से, क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यहाँ का H हटा के यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ, थाइमिन में यहाँ पे मिथाइल लगा है, यहाँ पे क्या है, HC है, H है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ध्यान से अगर देखो तो एडेनिन और ग्वानिन में 2 रिंग हैं, है ना, बाई न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर का मतलब 2 रिंग आपको दिखाई दे रही है ना। अगर हम लोग साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल इनको देखें तो इसमें एक ही रिंग दिखाई देती। क्लियर है बात, है ना। तो स्ट्रक्चर से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते। उसके बाद स्ट्रक्चर ये बनाना सिखाया गया है, तो ये मैंने आपको सिखा दिया है ना। ये देखो 5 एंड 3 एंड, देख पा रहे हैं, इधर से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है 3 एंड से, और इधर से जो इसका 5th एंड है शुगर का, उससे इधर ऊपर वाला फॉस्फेट जुड़ा हुआ। अगर ये पहला है तो बोल देंगे 5 एंड चेन, और अगर नीचे की तरफ जाओगे इधर ये 3 फ्री है तो क्या बोलोगे इसको, 3 एंड, 5 एंड 3 एंड। क्लियर हो रही है बात। ये न्यूक्लिक एसिड के बारे में ये सारी जो बातें बताई गई है, mRNA, tRNA, ये सब मैंने आपको बताया है। इसमें अब एक पार्ट छोटू सा रहता है, अगली क्लास में कर लेंगे हार्मोन्स, है ना। हार्मोन्स से भी 1-2 बार इन्हीं लाइन से, कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन है, कौन सा थायरॉक्सिन है, कौन सा टायरोसिन है, ये सबसे कुछ कुछ पूछा गया। मतलब याद ही करना है आपको, कुछ इसकी बायो कुछ आपको समझ नहीं आने वाली है, फिर भी मैं एक बार आपको, ठीक। आज की क्लास ऑफ कर, बाय। थैंक यू मैम। बाय बच्चों। इस पे तो सीधा तो नहीं, तो चैप्टर अपना खत्म हो चला। अगले क्लास में वो भी क्वेश्चंस भी करा देंगे, कल तो क्वेश्चन करा